गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 7वां हाशियाकरण की समझ और सामाजिक रूप से हाशिया पर होने का क्या मतलब होता है, इसका अर्थ हम समझने की कोशिश करते हैं। आप कॉपियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं उनकी बाईं ओर खाली जगह होती है जहां आमतौर पर लिखा नहीं जाता है, उसे पन्ने का हाशिया कहा जाता है। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हाशियाई का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो। ऐसे में वह व्यक्ति चीजों के केंद्र में नहीं रहता। यह एक ऐसी चीज है जिसको आपने अपनी कक्षा या खेल के मैदान में भी कभी न कभी महसूस किया होगा। अगर आप अपनी कक्षा के ज़्यादातर बच्चों जैसे नहीं है, यानी अगर संगीत या फिल्मों में आपकी रुचि अलग तरह की है, अगर आपका बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप में ज़्यादा मज़ा नहीं लेते, अगर आप वह खेल नहीं खेलते जो ज़्यादातर बच्चे खेलना चाहते हैं, अगर आपका पहनावा अलग तरह का है, तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपके संगी साथी आपको अपने बीच का नहीं मानेंगे। इस तरह आप अक्सर यह महसूस करते हैं कि आप औरों से अलग हैं। आपकी कही बात, आपके एहसास, आपकी सोच और आपका व्यवहार सही नहीं है या औरों को पसंद नहीं है, ऐसा सोचा जाता है। कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समूह या समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। उनके हाशियाकरण की वजह यह हो सकती है कि वे अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। वे अपनी गरीबी के कारण, सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। कई बार हाशियाई समूह को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदायों को संसाधनों और मौकों का फायदा उठाने से रोक देता है। फलस्वरूप हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है, जिनके पास जमीन है, धन दौलत है, जो ज्यादा पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से ज्यादा ताकतवर है। इसका मतलब यह है कि हाशियाकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने के लिए विवश कर देते हैं। इस अध्याय में हम ऐसे ही दो समुदायों के बारे में पढ़ रहे हैं जिन्हें आज भारत में सामाजिक रूप से हाशिया पर माना जाता है। आइए देखते हैं इस अध्याय में हम हाशियाइयों का मतलब आदिवासियों का धर्म, आदिवासियों की भाषा, आदिवासी और प्रचलित छवियां, आदिवासी और विकास, औपनिवेशिक शासन से पहले और परियोजना और विस्थापन, इन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। और इसके पहले के भाग में हमने सोमा और हेलेन, जो दादाजी के साथ रहते थे दिल्ली में, उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। उनकी कहानी हम समझ लिए हैं। आज हम उनके ही बारे में ज्यादा और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। ये भी चित्र हमने देख चुके हैं कि जैसे कि गणतंत्र दिवस की परेड के अवसर पर टीवी पर इनका प्रक्षेपण दिखाया जा रहा था और ये परंपरागत पोशाकों में सजे धजे जनजाति समुदाय की तस्वीर। हम समझ रहे हैं या आदिवासियों का धर्म क्या होता है। तो आदिवासी के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं भी, इसके भी कुछ कारण होते हैं। हमने ये भी देख चुके हैं कि आदिवासी का मतलब क्या होता है। आदि का मतलब होता है जो सनातन, पुरातन, प्राचीन काल से रहते आ रहे, जिसको हम आदि कहते हैं। और वासी मतलब रहने वाले। तो क्या हो गया है कि ये प्राचीन काल से रहने वाले, जिसको हम मूल निवासी भी यहाँ कहते हैं इनको। तो ये आदिवासी मूल निवासी है जो भारत के प्रमुख समुदाय है। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई धर्म से बिल्कुल अलग होते हैं। और इनकी विशेषता की अगर बात करेंगे तो वे अक्सर अपने पुरखों मतलब अपने पूर्वजों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़े, प्रकृति होती है उससे जुड़ी आत्माओं में, जैसे पर्वत है, नदी, पशु, इनकी आत्माओं की वो पूजा करते हैं। विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती है और
इनका वही निवास माना जाता है। मतलब ये पर्वत, नदी, जंगल, इन भागों में वो रहते हैं। और वह ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है। तो ग्राम की आत्मा का मतलब होता है कि जो उनकी एक देवता होती है, कुल देवता होती है, जो समूह की होती है, समुदाय की होती है, और वे अपने गांव के सीमा के भीतर ही उसकी पूजा की जाती है। लेकिन पुरखों की जो उपासना होती है वो घर में की जाती है। तो मतलब क्या है, उनके गांव की देवता और कुल देवता। कुल देवता मतलब क्या है, उनके घर की देवता, और गांव की देवता मतलब कि पूरे समुदाय की देवता। तो ये अलग अलग देवताओं की अलग अलग जगह पर उनकी पूजा की जाती है। तो आप समझ लीजिए कि जो पूरे समुदाय की देवता होती है वो गांव की सीमा के अंदर की जाती थी, और उनके पुरखों की जो उपासना होती है वो अपने घर में वो करते थे। आदिवासी अपने आसपास के जो बौद्ध और ईसाई धर्मों व शाक्त मतलब जो शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं, शाक्त, वैष्णव मतलब विष्णु के भक्ति, ठीक है, आदि धर्मों और पंथों से प्रभावित रहे हैं। तो इनका मतलब ये इन धर्मों का प्रभाव इन आदिवासियों पर होता रहा। आदिवासियों के धर्मों का जो आसपास के साम्राज्य में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता रहा, क्योंकि इनकी जो परंपरा थी, इनकी जो संस्कृति, इनका उन प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी पड़ता रहा। जैसे कि उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ है, ये प्रभावशाली धर्म है, और बंगाल व असम की शक्ति व तांत्रिक परंपराएं, इन पर भी इन आदिवासी समुदायों की प्रचलित संस्कृति का प्रभाव पड़ा था। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया था, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज या औपनिवेशिक शासन काल में बहुत सारे मिशनरी आ गए थे, और ये लोग गरीब होने के कारण उनको मनाया जाता था, उनको समझाया जाता था, और इस प्रकार से वह आदिवासियों से वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट होने लगे। आदिवासियों की भाषा क्या होती है? आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही है, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि जितने भी आदिवासी होते हैं उनकी अलग अलग बोली भाषा होती है। बोली भाषा का मतलब होता है कि उसको लिपि नहीं होती। लिपि मतलब जैसे कि हम देवनागरी भाषा में लिखते हैं, और जैसे अ आ ई, ठीक, इस प्रकार से जो बाराखड़ी होती है वो बाराखड़ी या लिपि उनके भाषा में नहीं होती है, लेकिन वो बोलते हैं, लेकिन उसको लिखने के लिए उनकी लिपि नहीं है, तो वो अन्य लिपियों के माध्यम से वो लिखा करते हैं। तो उनकी ये कुछ भाषा भी होती है, और इन भाषाओं में बांग्ला जैसी मुख्यधारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। इसका मतलब बांग्ला भाषा में जो कुछ शब्द होते हैं वो आदिवासियों के भाषाओं से भी लिए गए हैं। इनमें संताली बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, और इनकी अपनी पत्रिकाएं भी निकलती है, और इंटरनेट पर भी अगर हम खोजेंगे तो इनकी पत्रिकाएं जो मैगजीन बोलते हैं, मासिक बोलते हैं, वो आज भी इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो इस प्रकार से आदिवासी अपनी अपनी भाषाओं में संचार माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए लोगों तक अपनी सोच, अपनी विचार पहुंचाते थे। आदिवासी और प्रचलित छवि का मतलब है जिसको हम स्टीरियोटाइप बोलते हैं, या जो हम उनके बारे में जैसे ही हम आदिवासी शब्द या आदिवासी चित्र हमारे सामने पेश किया जाता है तो हम पहले ही सोच लेते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रचलित छवियाँ। तो प्रचलित छवियाँ किस प्रकार से निर्माण होती है? वो जनरली निगेटिव ही होती है। हमारे देश में जो आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता है, कि जैसे कि हमने गणतंत्र दिन के परेड पर देखे थे कि आदिवासियों को नाचते गाते रंगी बिरंगी कपड़े पहने हुए दिखाए थे, और स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों और फिल्मों में भी हम उन्हें सदा ही एक ही रूप में पेश करते हैं, एक ही रूप में पेश किए, तो रंगी बिरंगी कपड़े पहने हुए, अलग तरह का उनका कास्ट्यूम होता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए, हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। तो हम उनकी जिंदगी की सच्चाइयों के बारे में बहुत ही कम जानते हैं, और इसीलिए हम अपने मत बना लेते हैं कि वो लोग ऐसे हैं, वो लोग वैसे हैं, और बहुत सारे लोग गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं उनके बारे में सोचते सोचते। आदिवासियों पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो जैसे कि वो पिछड़े लोग होते हैं, जो हमारे मुख्य प्रवाह से बिल्कुल दूर होते हैं, वो जंगलों में रहते हैं, पहाड़ी इलाके में रहते हैं, वो सुसंस्कृत समाज से संपर्क में नहीं होते हैं, और इसीलिए वो हमारे समाज से वो अलग नजर आते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते, उनको आगे बढ़ने की चाहत नहीं है, वो तरक्की नहीं करना चाहते हैं।
दरअसल ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार के माहौल में, जिस प्रकार के परिवेश में वो रहते हैं, वो परिवेश ही उनको इस प्रकार से रहने के लिए मजबूर कर देता है। जिस प्रकार से माहौल, जिस प्रकार से परिवेश हमको आज मुख्य प्रभाव मिलता है, अगर उनको भी इसी प्रकार से ये परिवेश मिल जाता है तो वो भी हमारे जैसी तरक्की कर सकते हैं। लेकिन हम उनके बारे में इस प्रकार से सोचते ही नहीं है, कभी हम देखते ही नहीं है कि उनकी परिस्थिति क्या होती है, क्या उनके आसपास स्कूल है, पढ़ने के लिए उनको वैसा माहौल बनता है। अभी कभी कभी तो हमको ये भी दिखता है कि जो आदिवासी लोगों के गांव होते हैं, उन गांव में बिजली भी नहीं पहुंचती। अभी बिजली ही नहीं है तो स्कूल कैसे रहेगी, रास्ते ही नहीं होते हैं, रास्ते ही नहीं होते तो उनके गांव के साथ जो संपर्क प्रस्तावित करने का जो साधन होना चाहिए वो साधन नहीं होता है, और इसीलिए उनका संपर्क मुख्य प्रवाह के मुख्य समाज से नहीं आता। तो इसीलिए क्या होता है कि वो अन्य समुदायों से बिल्कुल भिन्न नजर आते हैं। अगला मुद्दा है आदिवासी और विकास। तो आदिवासी और विकास का क्या संबंध होता है, या विकास का आदिवासियों के संस्कृति पर या उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। 19वीं सदी के मध्य तक विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। तो आदिवासी जंगलों में रहते थे, और जो जंगल थे, पहाड़, जमीन, जो भी इलाका था, उन इलाकों के बारे में आदिवासियों को बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त था। और जिस इलाके में रहते थे, मतलब जंगलों में रहते थे, तो उन पर उनका पूरा नियंत्रण था। और इसीलिए उनका उस काल में आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, क्योंकि वो जंगलों में स्वतंत्र रूप से रहते थे, आजाद रहते थे, आजाद घूमते थे और आजाद अपनी जिंदगी भी जीते थे। और बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। जैसे कि हम देखेंगे अगले साल क्लास 8 में कि आदिवासी लोगों पर औपनिवेशिक काल के जो वन कानून थे उनका बहुत बुरा असर हुआ था। अभी ये असर केवल आदिवासियों के जीवन पर ही नहीं हुआ था, तो अंग्रेज शासन पर भी इसका असर हो गया था। अंग्रेज लोग आए यहाँ, उन्होंने नए नए कानून बनाए आदिवासियों को रोकने के लिए, मतलब उनकी हलचल रोकने के लिए आदिवासियों ने बहुत सारे वन कानून बनाए थे। जब वन कानून बनाए थे तो आदिवासियों को वनों में प्रतिबंधित किया गया, वनों में जाने से रोक दिया गया, वनों से वो कुछ इकट्ठा करके उसके लिए उनको मना कर दिया गया। इससे क्या हो गया कि आदिवासी लोग जंगलों से और कई दूर चले गए। अभी जंगलों से जब दूर चले गए तो अंग्रेज लोगों को जो लकड़ी काटने के लिए जो मजदूर चाहिए थे वो मजदूर नहीं मिलते थे। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि आदिवासियों का जो स्थानांतरण हो गया है या विस्थापन हो गया है, उसका असर औपनिवेशिक शासन काल में अंग्रेज लोगों पर भी पड़ा था। आज उन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय जिनके पास कोई संसाधन नहीं होते हैं, इस प्रकार की परिस्थिति निर्माण हो गई है। और पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलाव, वन नीतियों, राज्य और निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। और आज की अगर परिस्थिति देखेंगे तो आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो वन उनके नियंत्रण में हुआ करते थे कभी किसी जमाने में, आज सभी वन इलाका जो क्षेत्र है वो सरकार के दायरे में आता है, सरकार का कहा जाता है। हम देख रहे हैं कि औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासियों का जीवन किस प्रकार से होता था। तो आदिवासी समुदाय शिकार करते थे, चीजें बीनकर आजीविका चलाते थे, मतलब चीजें इकट्ठा करते थे, संग्रह करते थे, और वही उनको आजीविका चलाने में मदद करते थे। और वे एक जगह ठहर कर काम तो करते थे, साथ साथ में वो स्थानांतरित खेती के साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। इस प्रकार से उनकी जिंदगी चलती थी, उनका जीवन चलता था। लेकिन औपनिवेशिक शासन से ही उनकी दुर्दशा शुरू हो गई थी। उनको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो आज़ाद जिंदगी जीने के आदी थे। लेकिन अंग्रेजों ने विभिन्न प्रकार के कानून बनाकर उनके जीवन, उनकी संस्कृति को बुरी तरह से प्रभावित किया। परियोजना और विस्थापन की हम बात कर रहे हैं, तो परियोजना मतलब क्या होता है कि जो
सरकार द्वारा बनाई गई बड़ी बड़ी स्कीम होती है, प्रोजेक्ट होते हैं, उसको हम परियोजना बोलते हैं। जैसे कि परियोजना और विस्थापन कैसा संबंध होता है कि सरकार ने डिसाइड किया है कि किसी इलाके में जहां आदिवासी लोग रह रहे हैं, उस इलाके में एक बहुत बड़ा डैम बनाने का सोचा है। और डैम बनाने के लिए जो आदिवासी इलाका है वो इस प्रकार से है। अभी आप देखे हैं कि ये स्क्वायर में जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स के इलाके में आदिवासी लोग रह रहे हैं और सरकार ने डिसाइड किया है कि एक डैम बनाना है। जब डैम बनाना है इसका मतलब क्या है कि डैम तो जमीन पर बनता है और जहां डैम बनता है उसका इलाका तो उस पानी के दायरे में तो आ जाएगा, साथ साथ में उसका दूर दूर तक इसका पानी का ऐसा फैला हो जाएगा। इसका मतलब ये आदिवासी लोगों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। उनकी यहाँ जो जमीन है वो उनको छोड़ देनी पड़ेगी, उनको त्याग करना पड़ेगा उस जमीन का। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब आदिवासी किसी परियोजना के कारण कहीं और उनको जाना पड़ता है तो उसको हम बोलते हैं विस्थापन। तो ये लोग यहाँ से हट जाएंगे, मतलब ये अपनी घरदार जमीन जुमला सब कुछ छोड़कर कहीं और इधर जगह बसेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब उनकी जो जमीन थी इसी प्रकार की उनको उधर भी जमीन मिलेगी। यहाँ सुपीक जमीन है लेकिन उधर नहीं मिल सकती है और इसीलिए ये विस्थापन मतलब आदिवासियों के लिए एक समस्या ही बन सकती है। तो हम देख रहे हैं कि परियोजना और विस्थापन में इमारतें, लकड़ी और खेती व उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। आज की परिस्थिति में जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। तो इस प्रकार से हाशियाकरण होने का मतलब होता है कि जो ताकतवर ग्रुप होते हैं, जो प्रभावशाली ग्रुप होते हैं, वो उन्होंने मिलकर जनजातीय और आदिवासियों की भूमि पर नियंत्रण कर लिया है। खनन मतलब जो खान बनाते हैं, खान जैसे कोयला खान होते हैं, लोहा खान होता है, और परियोजना के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से भी ज्यादा केवल आदिवासी है। तो विस्थापित होने वाले इसका कारण ये है कि जब कोई भी परियोजना होती है तो वो शहर गांव से बाहर होती है और जंगलों में होती है, और जंगलों में रहने वाले लोग होते हैं आदिवासी, और इसीलिए सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले लोग ही आदिवासी होते हैं। एक ताजा सर्वेक्षण के अनुसार आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से 79% आदिवासी थे। उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशयों में डूब चुकी है। और पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करेंगे तो उनकी जमीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकरावों से बिंदी है। तो इसका मतलब क्या है कि उनकी जो जमीन है पूर्वोत्तर राज्यों में सशस्त्र बल जो आर्मी होती है और कुछ समाज विघातक कुछ समुदाय होते हैं, तो उन समुदायों के बीच टकराव होने के कारण उनके बीच फंसी हुई है। और भारत में 54 राष्ट्रीय पार्क है, 372 वन्यजीव अभयारण्य है, और इनका कुल क्षेत्र अगर देखेंगे तो 1,09,652 वर्ग किलोमीटर आता है। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है, क्योंकि ये सभी प्रकार के जो जंगल होते हैं या वन होते हैं ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मतलब संरक्षित वन के दायरे में आते हैं। और संरक्षित वन के दायरे में अगर जाना मतलब घुसपैठिया या घुसखोर कहते हैं। इस प्रकार से उनको हम इल्जाम लगाते हैं क्योंकि हम उनको कानून तोड़ने के इल्जाम के कटघरे में खड़े कर देते हैं। तो इस प्रकार से परियोजना और परियोजना के कारण उनको विस्थापित होना पड़ता है। विस्थापित होने से उनको अपनी रोजी रोटी और भी अन्य कुछ तौर तरीके भी उनको खो देना पड़ता है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने आदिवासियों के बारे में, उनके धर्म, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति और आदिवासी और विकास का क्या संबंध होता है, जब परियोजना आती है तो आदिवासियों को किस प्रकार से विस्थापित होना पड़ता है, इनकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। इसी अध्याय का हम तीसरा हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।